वियना। निर्मल वर्मा। वियना की एक दोपहर नींदी अलसाई सी धूप में नहर का मटियाला जल झिलमिलाता है। आज खाली हूँ रात तक, और सारा दिन कल भी। हॉस्टल से आज सुबह ही निकल आया था। बाहर फुटपाथ पर पेड़ों के झुरमुट के बीच एक आउटडोर कैफ़े में कॉफ़ी पी थी। फिर देर तक कॉल्ड किर्चे के चर्च में बैठा रहा, जहाँ न जाने कितनी पुरानी सदियों का मौन जमा था। स्टेन ग्लास के पीछे वीना का मेघाच्छन्न आकाश भीगी करुणा संबलित आलोक गोथिक मूर्तियों पर चमक रहा था। करुणा भी वहीं समय की तलछट में शाश्वत का बोध, जो सुख दुख से ऊपर उठकर एक अजीब सी उदासी में टिक जाता है। लगता है जैसे चर्च की भग्न पुरानी दीवारों के बीच जो घनी शांति सिमटी है, हम खुद उसका जुज बन गए हैं। चर्च खाली था, उतना ही खाली जितने यूरोप के अन्य पुराने चर्च, जहाँ सिवाय कुछ विदेशी टूरिस्टों के कोई दिखाई नहीं देता। एक बूढ़ी स्त्री मोमबत्ती के आगे बैठी थी। मैं एक पिछली खाली बेंच पर बैठ गया हूँ। छत पर, दीवारों पर, ऑल्टर के आगे चारों ओर से पुराने टेस्टामेंट के संतों की आंखें हम पर झुकी हैं। ऑल्टर पर रखी मोमबत्तियों के मध्यम आलोक में अंधेरे की तहें चुपचाप खुल गई हैं, जैसे शांत संगीत के कुछ स्वर बासी हवा में तिरते हुए मोमबत्तियों की लौ के इर्द गिर्द चुपचाप फड़फड़ा रहे हों। बाहर वियना की सड़कें हैं, ट्राम की घंटियां और नहर का ताम्रवर्णी जल। चर्च से बाहर आकर सब कुछ बहुत चमकीला, बहुत उज्जवल सा दिखने लगता है। मैं स्टार्ड पार्क के भीतर चला आया हूँ। आज छुट्टी का दिन है और सैकड़ों वियना निवासी पार्क के बीच रेस्तरां की कुर्सियों पर बैठे धूप सेक रहे हैं। मैं धीरे धीरे बियर पी रहा हूँ। मेरी कुर्सी के बिल्कुल सामने जोहान्स स्ट्रॉस की मूर्ति है, हाथ में वायलिन पकड़े हुए, और वह अपनी स्वप्निल आँखों से मुझे, या शायद मुझसे परे वियना के आकाश को देख रहे हैं। कितना अजीब सा लगता है यह शहर। सड़क के कोनों पर, बागों के भीतर, गली कूचों के नुक्कड़ पर, हर जगह हम बीथोवन, ब्राहायस और मोत्सार्ट जैसे महान संगीतज्ञों के रुवेंजुन, राफाल या माइकल एंजेलो जैसे मूर्तिकारों की मूर्तियां देख लेते हैं। आज सुबह कितनी देर तक मैं बीथोवन की मूर्तियों के आगे खड़ा रहा था, और अब जोहान्स स्ट्रॉस। वियना की बियर कॉल्स्किर्चे के चर्च पर कबूतरों का झुंड उड़ा जाता है। वियना की बियर कॉल्स्किर्चे के चर्चों पर कबूतरों का झुंड उड़ा जाता है। बियर पीते हुए मैसा केलांडा की पगली रातें याद आती हैं, जहां हम फेस्टिवल के दौरान ठहरे थे। दिन भर के कार्यक्रम के बाद जब हम थक कर चूर हो जाते थे, तो सिर्फ इतनी शक्ति रह जाती थी कि ड्राइंग हॉल में जाकर रात की अंतिम घड़ियों में कुछ बियर पी सकें। हम जिस मैदान में ठहरे थे, वहाँ अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई थी। रात के समय सारे मैदान पर बत्तियाँ जगमगाने लगतीं। प्रतिनिधियों के तंबुओं में एकॉर्डियन पर हर देश के गाने गाए जाते। लगता था जैसे हम अचानक किसी फेरीलैंड में आ गए हों। वह समारोह की दूसरी रात थी। मैसा केलांडा के हॉल में इतनी भीड़ थी कि एक मेज़ से दूसरी मेज़ तक जाने में दर्जनों नए दोस्त बन जाते। 20 बार हाथ मिलाया जाता। हर मेज़ से थोड़ी सी बियर या रेड वाइन पीनी पड़ती। नोटबुक पर नाम और पते लिखने पड़ते। बार बार कुछ मेज़ों को अलग कर दिया जाता, ताकि बीच की खाली जगह में अलग अलग देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे के संग नाच सकें। यह एक समस्या थी कि नाचते हुए जोड़ों के बीच कैसे रास्ता बनाया जाए। पियानो पर एक निग्रो हर 15 मिनट बाद एक नई धुन बजाने लगता, और हर नई धुन के संग बियर पीते हुए कुछ लोग कुर्सियां धकेल कर नाच में शामिल हो जाते।
यह एक नरम रात थी। मुझे उस हॉल में बैठे घंटों बीत चुके थे। मैं हंस रहा था, पी रहा था और बहुत से लोगों के बीच बैठकर जोर जोर से बोल रहा था। उस भीड़ में बहुत से लोग थे, इराकी, अमेरिकन और पॉलिश। जब भाषा हमारा साथ नहीं देती थी तो हम इशारों से बात करने लगते। जब इशारों से भी अर्थ समझ में नहीं आता था तो हम सिर्फ हंसने लगते थे। और तब मैं अचानक उठ खड़ा हुआ। मैं खाली गिलास लेकर काउंटर से बियर लेने जा रहा था, लेकिन मैं काउंटर तक नहीं जा सका। मेरे इर्द गिर्द बहुत सी आवाज़ों का शोर था। पियानो का जॉज संगीत नाचते हुए पैरों पर थिरकता हुआ उस बोझिल नशीली हवा में बार बार टूट जाता था, बार बार उफनता हुआ गर्म सांसों में बिंधा जाता था। मैं कोने में खड़ा रहा। मुझे लगा जैसे बिजली के तमाम बल्ब अपने अपने में सिकुड़ से गए हैं। उससे बाहर आती हुई रोशनी फैलकर छोटे छोटे गुब्बारों में फैल गई है और ये गुब्बारे किसी भी क्षण फूट सकते हैं। लगा जैसे कुर्सियों के कोनों का तीखापन हवा में धीरे धीरे घुलने लगा है। हर चीज़ का सतही ठोसपन अपने में ही रीता सा हो गया है और आवाज़ों को सुनकर यह नहीं लगता था कि कोई उन्हें बोल रहा है, बल्कि ऐसा भ्रम होता था कि मानो अशरीरी छायाओं से तिरती हुई हॉल में अपने आप घूम रही हैं। रात की उन चंद आखिरी घड़ियों में एक बहुत पुरानी, बहुत धुंधली सी तस्वीर गुजर गई। वह तस्वीर उस वियना की स्मृतियों से जुड़ी थी जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ नहीं हुआ था, जिसे स्टीफन ज्वेंग ने वर्ड ऑफ यस्टरडे की संज्ञा दी थी। अपने एकांत क्षणों में मैंने कितनी बार यह स्वप्न देखा था। पतझड़ के दिनों में वियना की एक शाम, मैं सड़क के एक कोने में खड़ा हूँ। सामने कुछ फासले पर ओपेरा हाउस है, एक विचित्र रहस्यमय स्थान। मेरे हाथों में फूलों का एक गुच्छा है और उसकी भीनी सुगंध मेरी नसों में समा गई है। गाड़ियाँ आती हैं, कुछ लोग उतरते हैं और ओपेरा हाउस में चले जाते हैं। वह वियना की एक बहुत निस्तब्ध शाम है और मैं गाड़ियों के पीछे भागता हुआ पतझड़ के पत्रों को देखता रहता हूँ। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लगता है मैं चिरंतन काल से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब ओपेरा हाउस की सीढ़ियों पर मैं वियना की सुप्रसिद्ध ओपेरा अभिनेत्री के हाथों में फूलों का गुच्छा पकड़ा दूंगा और वह एक क्षण अपनी विस्मृत आँखों से मुझे देखेगी, देखती रहेगी और मुस्कुरा देगी। बरसों पुराना यह स्वप्न जो अब कितना बचकाना सा लगता है। मैसा कैलांडा की उस रात को एकदम कितनी वास्तविक वैसा कैलेंडा की उस रात को एकदम कितना वास्तविक सा हो उठा था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे भीतर कितनी अस्पष्ट लालसाएं, कितने धुंधले स्वप्न, स्वप्न किसी अनुकूल क्षण की प्रतीक्षा में दबे रहते हैं। स्वप्न जो किसी रात अपने कमरे की चारदीवारी के भीतर एक रिकॉर्ड सुनते हुए असमाया था। लालसाएं जो किसी किताब को पढ़ते हुए अपनी एक तस्वीर हमारे अतीत की एल्बम में चिपका गई थी और फिर बरसों बाद अपने देश से हज़ारों मील दूर किसी अजनबी शहर में वह क्षण अचानक आ जाता है और स्तब्ध से अतीत और वर्तमान की सीमा रेखा पर ठिठके से रह जाता है। यह सब कैसे हुआ? क्या ज़्यादा बियर पीने के कारण या कुछ घटनाओं का आकस्मिक संयोग? मुझे याद है मैं काउंटर के पास खड़ा था। मेरे हाथ में बियर का गिलास था जो बार बार कांप उठता था। मुझे लग रहा था जैसे पियानो का संगीत, भीड़ में नाचते हुए प्रतिनिधि, नीग्रो की स्वप्निल आँखें और भीड़ की उलझी आवाज़ें नीली धुंध की तरलता में डूब गई हैं। मैं जानता था बियर लेने के लिए मुझे सिर्फ 2 कदम चलना है, किंतु मैं यह जानता था कि ये 2 कदम मैं किसी हालत में भी नहीं चल सकूँगा। और तब मैंने सुना
पीछे से कोई कह रहा है, हेलो एन इंडियन। या मैंने कहा वांट सम बियर, मे बी सम। उसने अपने गिलास से थोड़ी सी बियर मेरे गिलास में उड़ेल दी। उसका उच्चारण अमरीकी लड़कियों सा था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि उसके संग इशारों से बात नहीं करनी पड़ेगी। प्योर इंडियन, प्योर इंडिया। उसने अपना गिलास हवा में उड़ाया और मेरे गिलास से छू दिया। प्योर। मेरी प्रश्न भरी निगाहें उसके चेहरे पर उठ गईं। मैंने सोचा था वह इंग्लैंड या अमेरिका कहेगी। उसने फिर अपना गिलास उठाया और धीरे से कहा, कनाडा। न जाने क्यों मैं हंसने लगा। फिर हम बातें करने लगे, जिसका अब एक शब्द भी मुझे याद नहीं। शायद हम वियना के बारे में बातें कर रहे थे, या शायद हम नाचते हुए जोड़ों के बारे में अपनी राय प्रकट कर रहे थे, या शायद हम चुप थे और लग रहा था जैसे हम बातें कर रहे हैं, जैसा अक्सर ज़्यादा पी लेने के बाद महसूस होता है। फिर हम दोनों लोगों के बीच अपनी बियर बचाते हुए उसके टेबल के पास पहुँचे। वहाँ एक और लड़की कुछ इराकी प्रतिनिधियों के संग बैठी थी। यह एलिस है और यह, मैंने अपना नाम बताया और एलिस ने अपने इराकी मित्रों से, जो बहुत कम अंग्रेज़ी समझते थे, मेरा परिचय कराया। एलिस इन वंडरलैंड, मैंने धीरे से कहा। एल्विन, जिसके संग मैं यहाँ आया था, मुस्कुराने लगी। एलिस इराकियों के लिए क्रेज़ी है। कोई ऐसा इराकी डेलीगेट नहीं है जो उसे नहीं जानता। ओ यू शट अप, एलिस ने हंसते हुए कहा। फिर वह आगे झुकाई और धीरे से बोली, एल्विन इज़ अ पेंटर यू नो। अब तुम काउंटर के पास खड़े थे तो उसने कागज़ पर तुम्हारा स्केच बनाया। एल्विन ज़रा दिखाओ। एल्विन के होंठ गिलास से ढके हैं और वह मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला रही है। हमारा परिचय अभी कुछ देर पहले ही हुआ था, किंतु हम इस तरह से घुल मिलकर बातें कर रहे हैं मानो बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। वातावरण ही कुछ ऐसा है कि हर प्रकार की दूरी या औपचारिकता निरर्थक सी लगती है। हम कम से कम लम्हों में एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जान लेना चाहते हैं, और मानो हमें डर लग रहा है कि न जाने कब कोई इस चीज़ में खो जाएगा और फिर हमेशा के लिए दिखाई नहीं देगा। नॉट डांसिंग, एलिस ने मेरी ओर देखा। और तुम? मुझे बियर ज़्यादा अच्छी लगती है। एलिस उम्र में कुछ ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में बच्चों सी निरीहता झलकती है। एल्विन एक इराकी के संग नाचने के लिए कुर्सी से उठ खड़ी हुई, किंतु उसके हाथ में बियर का गिलास अब भी झूल रहा है। मुझे डर है मेरे जाने के बाद तुम सारा गिलास खाली कर दोगे, उसने मुझसे कहा। गुड लक एल्विन, एलिस ने कहा। पियानो पर नीग्रो युवक ने एक नई धुन छेड़ दी और एल्विन कुछ देर के लिए भीड़ में खो सी गई। मैं और एलिस बातें करने लगे हैं। वह कनाडा में सोशल वर्कर है और पहली बार यूरोप आई है। लगता है यह मेरा अपना फेस्टिवल है, उसने कहा। कुछ दिनों के लिए एल्विन के संग सॉल्ज़बर्ग जाऊंगी, फिर स्पेन और फिर होम स्वीट होम। यहाँ मैं तुम्हें आज पहली बार देखा। क्या तुम रोज़ आती हो? हाँ, हर रात। जानते हो, कनाडा में मैं इतने लोगों से इस तरह खुलकर नहीं मिल पाती थी। यहाँ मैंने अभी तक 50 इराकियों को मित्र बनाया है। हम रोज़ सोचते हैं आज किस देश के प्रतिनिधि को फ्रंटनाइज किया जाए। बट यू आर द फर्स्ट इंडियन। डांस ख़त्म हो चला था और एल्विन हाफती हुई हमारे पास आकर बैठ गई। फ्रंटनाइजिंग अगेन, उसने एलिस से कहा और हंसने लगी। जानते हो, यूरोप आकर एलिस के सारे इनहिबिशंस दूर होते जा रहे हैं। कनाडा में यह घर से बाहर नहीं निकलती थी, एल्विन ने कहा।
ओ लॉन्ग लिव वियना। हम तीनों के गिलास ऊपर उठ गए। भीड़ छटने लगी थी। हम हॉल से बाहर निकल मेस्केलेंडा के मैदान में आ गए थे। गेट पर समारोह के रंग बिखरे झंडे हवा में फहरा रहे थे। सारे मैदान में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अपने अपने तंबुओं के बाहर खड़े थे। कुछ लोग गिटार पर स्पेनिश गीत को गाते हुए हमारे पास से गुजरे। एलिस एलिस इन वंडरलैंड। ऊपर वियना का आकाश था, दूर दूर तक फैला हुआ। हम चुपचाप अंधेरे में चलते रहे। शायद किसी दिन हम इंडिया आएंगे। क्यों एलिस? इंडिया? एलिस ने सोते हुए स्वर में कहा। हाउ फॉर इट सीम्स। जैसे हम सब लोग रूटलेस जनरेशन के लोग हैं। रात को अजनबी लोगों के संग नाचना, देर तक बियर पीना, और लगता है जैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। ओ एल्विन, यू एंड योर हेमिंगवे। एलिस हंसने लगी। हम कनाडा के तंबू के सामने खड़े थे। मुझे अभी कुछ और आगे जाना था। भारतीय प्रतिनिधियों का पड़ाव मैदान के दूसरी ओर था। हम कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। यह कहना संभव था कि हम फिर कभी मिल पाएंगे। अचानक मैं चौंक गया। एलिस ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। जानते हो, मैं तुम्हारा नाम भी भूल गई। और उसने अपनी नोटबुक मेरे आगे कर दी। लिखने से अच्छा रहेगा, यू आर द ओनली इंडियन वी हैव मेट। हम तंबू के पास चले आए, जहाँ से मध्यम आलोक की एक रेखा बाहर मैदान में खिंचाई थी। मैंने अपना नाम लिखकर नोटबुक उसके आगे बढ़ा दी, किंतु उसने उसे पकड़ा नहीं। वह प्रतीक्षा भरी आंखों से मुझे देखती रही। उस क्षण मुझे पहली बार आभास हुआ कि एलिस की आंखें बहुत नीली और गहरी हैं, जैसे बढ़ती हुई उम्र की छाया ने अभी तक उन्हें पूरी तरह घेरा ना हो, और उसमें बच्चों सी अजीब निरीहता है। एलिस, मैं अपने नाम के नीचे उसकी नोटबुक के खुले पन्ने पर लिखने लगा। एलिस, लेट अस प्रे दैट देयर इन यूरोप बोथ ऑफ अस मे सक्सीड इन ओवरकमिंग आवर इनहिबिशंस। नोटबुक मैंने उसके हाथों में पकड़ा दी। कुछ देर तक हम तीनों चुपचाप मैस्केलेंडा की जगमगाती रोशनियों को देखते रहे। वियना के फैले विस्तृत आकाश के नीचे मैं चलने लगा। एक एक करके पुरानी स्मृतियां जगने लगीं। मास्को का क्रेमलिन, बुदापेस्ट, जहां बुदा की पहाड़ी से झांक कर बहती हुई डेन्यूब को देखा था, ब्लू डेन्यूब, और अब वियना की रहस्यमय गलियां, जिनमें चलते हुए मोत्सार्ट का संगीत और आर्थर शीलज़र की कहानियां साकार सी हो उठती हैं। सचमुच ये अद्भुत गर्मियों के दिन थे। कई लोगों से सुना है कि पिछले 200 वर्षों में गर्मियों के इतने लंबे और खूबसूरत दिन यूरोप में नहीं आए। लगता है जैसे यूरोप में एक रंग बिरंगा फेस्टिवल मनाया जा रहा है, और वियना का उत्सव इसका ही एक छोटा सा भाग है। मैं सोचने लगा उन हज़ारों लड़के लड़कियों के बारे में जिन्हें मैंने हर शहर के यूथ हॉस्टलों और स्टूडेंट्स क्लबों में गाते नाचते देखा था। लड़के कॉर्डराय की जैकेट और लड़कियां नीली जीन्स पहने, कंधों पर कैमरा लटकाए और हाथों में नए अजनबी शहर का नक्शा लिए हज़ारों की संख्या में दिखाई दे जाते थे। म्यूज़ियमों में, आर्ट गैलरियों में, वियना, मास्को और लंदन के चौराहों पर अलग अलग भाषाओं के कुछ सुंदर से शब्द हमेशा के लिए एक उदास सी स्मृति छोड़ जाते थे। लाखों की तादाद में एक देश से दूसरे देश की ओर पिक्चर पोस्ट कार्ड सफ़ेद शांत कपोतों की तरह उड़ा दिए जाते थे। हाँ, सचमुच ये गर्मी के अजीब दिन थे। हर जगह हवा में शांति की अफवाह थी। लड़ाई ख़त्म होने के बाद पहली बार लगा था जैसे शीत युद्ध की बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगी हो। मैंने पहली बार वियना में पॉल रॉबसन को विशाल जनसमूह के बीच गाते हुए सुना था। बाद में लंदन के ट्रिफॉल्गर स्क्वायर के
उड़ते हुए कबूतरों के नीचे बर्ट्रेड रसेल की गहरी आंखों को देखा, जिसमें शांति का वही आलोक था जो पॉल रॉबसन की आवाज़ में छिपा था। वियना और लंदन की इन सभाओं में युवक और युवतियों के चेहरे बदल गए थे, लेकिन उनके नारों में, उनकी मुस्कुराहटों में और हंसी में कुछ ऐसा था जो आज भी बहुत कुछ एक जैसा था। ऐसी ही धड़कन गरम और बहुत ही कोमल, एक ऐसी ही धड़कन गरम और बहुत ही कोमल। उस रात अपने तंबू में लेटा मैं यही सब कुछ सोचता रहा, एलिस के बारे में, बुदापेस्ट की डेन्यूब के बारे में। और तब मुझे लगा जैसे एलिस की आंखें वैसी ही नीली थीं जैसे डेन्यूब का रंग। एक अजीब सी भावना मन में फिरने लगी। मैं सोचने लगा, 20 या 30 वर्षों बाद जब कभी कोई इन सुनहरी गर्मियों की चर्चा करेगा तो मैं अपने से कह सकूँगा, हाँ, इन गर्मियों में मैं यूरोप में ही था।